हेलो एवरीवन, ईएफसी लिमिटेड के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ गए हैं। तो आज इस कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट का हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ में इस कंपनी का हम लोग यहाँ पे एक रिस्क और वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे ताकि सभी इन्वेस्टर्स को हेल्प मिल सके एक अच्छे से इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग करने में। तो इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि मैनेजमेंट की तरफ से FY27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस था। तो आपको पता होगा इस कंपनी के 3 बिजनेस वर्टिकल हैं। फर्स्ट इनका लीजिंग वाला वर्टिकल। तो आपको याद होगा FY26 कंप्लीट होने के बाद में इनका जो टोटल सीट कैपेसिटी था वो लगभग 79,000 सीट इन लोगों ने कैपेसिटी बना ली थी। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY27 के अंदर हम लोग यहाँ पे 18,000 से 20,000 नई सीट यहाँ पे ऐड करने का टारगेट कर रहे हैं। बात करूं उनके सेकंड वर्टिकल के लिए जो उनका डिजाइन एंड बिल्ड वाला वर्टिकल है, तो आपको पता होगा मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था लगभग 40% से इस वर्टिकल को यहाँ पे ग्रो करने के लिए FY27 के अंदर। बात करूं इनके तीसरे वर्टिकल के लिए जो इनका फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग वाला वर्टिकल है, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि इस वाले वर्टिकल का रेवेन्यू हम लोग यहाँ पे 50% से ग्रोथ करने का टारगेट कर रहे हैं FY27 के अंदर। तो इनका जो रेवेन्यू मिक्स होता है टोटल रेवेन्यू के अंदर, उसके बेसिस पे यदि मैं एक क्यूमुलेटिव रेवेन्यू ग्रोथ की यहाँ पे यदि कैलकुलेशन लगाना चाहूँ तो निकल के आते हैं लगभग 30 से 35% के आसपास में। और ओवरऑल कंपनी के मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY27 के अंदर हम लोग हमारे रेवेन्यू को लगभग 30 से 35% के आसपास में ग्रोथ करने का टारगेट कर रहे हैं। ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे ये ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर का गाइडेंस नहीं था, उन्हें यहाँ पे रेवेन्यू मिक्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने की कोशिश करी है। मैनेजमेंट ने यहाँ पे केवल वर्टिकल वाइज यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ के नंबर्स दिए थे। अब एक बार देखते हैं जो इनके क्वार्टर वन के रिजल्ट आए एक्चुअल में, उसमें अच्छे से कितनी डिलीवरी हुई है, जो इनका गाइडेंस दिया गया था क्या उसको ओवर अचीव किया है या फिर उसको अंडर अचीव किया है, वो एक बार जानने की कोशिश करते हैं। तो कंपनी की तरफ से जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है उसको एक बार मैं स्क्रीन पे यहाँ पे प्रेजेंट कर देता हूँ ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए कि इनका जो एक्चुअल में वर्ष से जो एक्चुअल में डिलीवरी हुई है, दोनों में क्या डिफरेंस यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो ये वाले यहाँ पे एक समरी के रूप में नंबर दिखाई पड़ रहे हैं, हाइलाइटेड नंबर हैं। लेकिन इनका क्वार्टर वन के अंदर वाई ऑन वाई रेवेन्यू ग्रोथ किया 29% से 283 करोड़ रुपीस के आसपास का रेवेन्यू आया है। इबिटा ग्रो किया 20% से, मतलब इनका वाई ऑन वाई इबिटा मार्जिन के अंदर दिक्कत यहाँ पे दिखाई देखने को मिल रही है। आपको तो याद ही होगा FY26 के अंदर इनका इबिटा मार्जिन हमें हमेशा फ्लक्चुएट कर रहा था। एंड बात करूं प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से तो इनका प्रॉफिट यहाँ पे वाई ऑन 52% से ग्रोथ किया है। इसका मतलब जो इनका बीच के जो कंपोनेंट है, भले ही आपका अदर इनकम हो या फिर यू कैन से इंटरेस्ट कंपोनेंट हो या फिर आपका डिप्रिसिएशन कंपोनेंट हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा यू कैन से कंप्रेशन हुआ है। उसी वजह से यहाँ पे पैट का ग्रोथ 52% के आसपास में दिखाई पड़ रहा है। ऑल्दो मैनेजमेंट का हमें यही कहना होता है कि हम लोग आप लोग हमारा केवल टॉप लाइन का नंबर एंड साथ में जो हमारा बॉटम लाइन का नंबर होता है वो देखने की कोशिश किया करो। बीच का नंबर हमारा अकाउंटिंग मेथड से थोड़ा चेंज हुआ है। तो ठीक है, एक बार देखने की कोशिश करते हैं इनका जो डिटेल P&L स्टेटमेंट आएगा, जो क्वार्टर वन का डिटेल P&L स्टेटमेंट है उसको एक बार अच्छे से गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे कंसर्न दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज हर बार उनका यही कहना होता है। तो एक बार अभी इस बार देखने की कोशिश करेंगे। यदि वर्टिकल वाइज रेवेन्यू ग्रोथ की बात कर लें तो इनका जो लीजिंग वर्टिकल है यहाँ पे लगभग 26% से रेवेन्यू ग्रोथ किया है। डिजाइन एंड बिल्ड वाला वर्टिकल लगभग 19% से ग्रोथ किया है। फर्नीचर वाला वर्टिकल यहाँ पे 124% से ग्रोथ किया है। तो ठीक है, बाकी दोनों वर्टिकल अच्छे हैं आपके, लीजिंग वाला और फर्नीचर वाला। आपका डिजाइन एंड बिल्ड वाला वर्टिकल यहाँ पे केवल 20% के आसपास ही ग्रोथ किया है, जबकि एक्चुअल गाइडेंस था 40% के आसपास में ग्रोथ करने का। अब यहाँ पे जो इस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की जो अलग इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है, एक बार उनको मैं गो थ्रू करने की कोशिश करता हूँ ताकि एक बेटर क्लैरिटी हमें यहाँ पे और हो जाए बिजनेस के अराउंड। तो ये इनके क्लाइंट्स हैं, लाइक पॉलिसी बाजार है, गोदरेज है, एक्साइड है, वोल्टास है, टेक महिंद्रा है। नामी गिनामी इनके क्लाइंट्स हैं अलग अलग सिटीज के अंदर। एंड साथ में यदि मैं इनके लीजिंग वर्टिकल के बारे में बात करूं तो लगभग 25 सिटीज के अंदर इनका लीजिंग वाला वर्टिकल यहाँ पे ऑपरेट होता है। जो टोटल प्रॉपर्टीज हैं, टोटल सेंटर्स हैं, उसमें से 18 ओन सेंटर्स हैं और 132 इनके लीज सेंटर्स हैं जो किसी लैंडलॉर्ड्स इन लोगों ने किराए पे लिए होंगे, लीज पे लिए होंगे। उसके बाद कॉर्पोरेट्स यहाँ पे फिट आउट करके दिए होंगे, राइट। एंड इनका पेबैक पीरियड होता है इस वाले वर्टिकल में लगभग 18 से 20 महीने के आसपास में। एंड फिट आउट कॉस्ट पर सीट यहाँ पे लगभग 50,000 रुपए के आसपास में होती है। टॉप 10 क्लाइंट्स यहाँ पे लगभग 25% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। तो काइंड ऑफ बेसिक यहाँ पे लाइक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एक ये चीज अच्छी होती है इनकी लीजिंग वर्टिकल में कि इनका जो क्लाइंट के साथ जो एक एवरेज एंटरप्राइज क्लाइंट टेन्योर होता है वो लगभग 52 मंथ्स, मतलब लगभग 4 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड होता है। एक अच्छी बात है, मतलब ये थोड़ा क्लाइंट स्टिकीनेस अच्छा होता है जो इस बिजनेस वर्टिकल के अंदर यहाँ पे एक रेवेन्यू की लॉन्गेटिविटी को दिखाता है। अब एक बार कुछ बाकी की स्लाइड्स हैं, एक बार उनको भी गो थ्रू कर लेते हैं। देखिए अभी यहाँ पे सीट कैपेसिटी की बात करने का ये यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। इनका जो सीट कैपेसिटी था FY26 के बाद में लगभग 78,800 के आसपास था। अभी कितना हो गया, लाइक 84,387 हो गया, मतलब लगभग लगभग जो प्लान था उसका 1/4 पार्ट लगभग यहाँ पे इन लोगों ने अचीव कर लिया है क्वार्टर वन के अंदर। बाकी के कुछ पैरामीटर की बात करना चाहें तो लाइक इनका लाइक लॉन्ग टर्म ईयर्स, लाइक इनका अपने उन्होंने लाइक सेक्टर वाइज पोर्टफोलियो एक तो बाइफरकेट किया है। तो ठीक है, इसके अंदर आईटी सेक्टर लगभग 35% कंट्रीब्यूट करता है। एंड ठीक है, लाइक इनका जो एवरेज टेन्योर होता है क्लाइंट वाइज उसके अराउंड भी इन लोगों ने लाइक यहाँ पे बाइफरकेशन दिया है कि जिनका टेन्योर 5 साल से ज्यादा का है वो टोटल रेवेन्यू के अंदर 19% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
2 से 5 साल वाले 54% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और लेसर देन 2 इयर्स वाले 27% रेवेन्यू यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जो लेसर देन 2 इयर्स वाले हैं ना, वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है बिकॉज़ वो सीट्स आपकी खाली हो जाएँगी, आपको फिर से उनको फिल अप करना पड़ेगा। बाकी बात करूँ कुछ और स्लाइड्स के बारे में जहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई पड़े, ये इनके कुछ खुद के ओन सेंटर्स हैं, लाइक इनकी लगभग जो हमने देखा ना 15 सेंटर्स इनके ओन सेंटर है, उनका इन लोगों ने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है। ठीक है, ओन सेंटर में इनको इनका मतलब लगभग आपका जो एक लाइक आपका जो रेंटल कॉस्ट जाता है वो नहीं जाना पड़ेगा, इनका ओन प्रॉपर्टी हो गया और डायरेक्टली वहाँ पे रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करेगा। इन्होंने यहाँ पे एक थोड़ा ब्रेकअप दिया है कि लाइक एक प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेके दिया है कि हम लोग कोई प्रॉपर्टी 25-26 करोड़ में खरीदते हैं, सवा 3 करोड़ रुपए का हम लोग उसमें फिट आउट करते हैं और उसकी करंट मार्केट प्राइस 39 करोड़ रुपए की होती है, मतलब 10 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे एप्रिसिएशन मिलता है। साथ में इन लोगों ने ये भी इन्फॉर्मेशन दी है आई थिंक कि लाइक वो जो 26 करोड़ की प्रॉपर्टी, सवा 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 29 करोड़ की प्रॉपर्टी हमें लगभग सालाना सवा 5 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पे रेंटल इनकम देती है। मतलब लगभग 18% का यील्ड हो गया लाइक शुरुआत के 1 साल के बाद में और आपका यदि 1 साल बाद 10 करोड़ एप्रिसिएशन है तो आपका लगभग 30% का रिटर्न हो गया पहले साल के अंदर। ये उन्होंने दिखाने की कोशिश करी है। ये क्यों दिखाया जा रहा है? बिकॉज़ इन लोगों ने एक अपना एक नया डीमर्जर का स्कीम लाया है। कि इनका जो एसेट लाइट वाला मॉडल है ना, लीजिंग वाले वर्टिकल के अंदर, एसेट लाइट मतलब जहाँ पे इनकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। जहाँ पे इन लोगों ने लैंडलॉर्ड से प्रॉपर्टी लीज़ पे लिया और उसको फिर फिट आउट करके रेंट पे चढ़ाए हैं दूसरे कॉर्पोरेट्स को। उस वाले रेवेन्यू वर्टिकल को ये अलग करने का प्लान कर रहे हैं, जो पूरे कंपनी के रेवेन्यू का लगभग 32-33% के आस-पास कंट्रीब्यूट करता है। ये जो उन्होंने दिखाया है यहाँ पे लगभग 18% का रेवेन्यू यील्ड दिखाया है, ये इन लोगों ने खुद की जो ओन प्रॉपर्टी है ना, उसका यहाँ पे दिखाया है। तो ये आई थिंक ये स्लाइड इन लोगों ने पहली बार ऐड करा है, इसके पीछे यही लॉजिक मेरे को लग रहा है, जो डीमर्जर जो उन्होंने अनाउंस किया है अभी, उस डीमर्जर को यहाँ पे अपना डिफाइन करने के पर्सपेक्टिव से चीज़ यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मैं यदि बात करूँ इनके लाइक डीएनबी वाले वर्टिकल की, जो डिजाइन एंड बिल्ड वाला वर्टिकल है, जहाँ पे इनकी व्हाइट हिल्स पहले सब्सिडियरी हुआ करती थी, इसको इन लोगों ने फिर लाइक ईएफसी लिमिटेड ने खुद से एक्वायर कर लिया था। करंट ऑर्डर बुक की इसकी 228 करोड़ रुपए के आसपास की है, 85 लोगों की इनकी टीम है, डिजाइनर्स की, इंजीनियर्स की और लाइक 20 प्लस लोकेशन पे लोग काम कर रहे हैं। सिंपल सा बात है, डिजाइन बिल्ड वाला मतलब जो भी लाइक ऑफिस स्पेसेज हैं, लाइक वहाँ पे अच्छे से इंटीरियर का काम करना, सारा सब कुछ काम करना। ये लास्ट ईयर ये वाला वर्टिकल अच्छे खासा ग्रोथ होता, लगभग 50-60% का रेवेन्यू ग्रोथ किया था, बट काफी सारा पैसा इनका रिसीवेबल्स के अंदर फंस गया था। तो उस बात देख रहे हो ना, इनका क्वार्टर वन के अंदर ग्रोथ केवल 20% की आई है। तो उसके पीछे ये भी रीजन है कि लाइक लास्ट ईयर का काफी सारा पैसा रिसीवेबल्स में फंसा पड़ा हुआ है। एंड ये बात करें इनके लाइक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस के बारे में, जहाँ पे काफी सारे एसक्यूज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लगभग 2200 एसक्यूज हैं। करंट ऑर्डर बुक पड़ी 53 करोड़ रुपए के आसपास में और अब तक टोटल डिलीवरी करी है लगभग 75,000 क्वांटिटी की यहाँ पे डिलीवरी कर चुके हैं। और आपने तो देखा ही होगा इनके लाइक फर्नीचर वर्टिकल में वर्टिकल के अंदर 120% के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ का जंप दिखाई पड़ा वाई ऑन वाई। दैट्स अ ग्रेट थिंग, मतलब इनका ये वाला वर्टिकल अच्छा कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। ये तो ऑलरेडी शायद हमने डिस्कस कर लिया था, रेवेन्यू के ग्रोथ रेट वाला, इबिटा की ग्रोथ रेट वाला और जो इबिट की ग्रोथ रेट है जहाँ पे डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन घटा दिया है, उसके ग्रोथ रेट 44% के आसपास में। चलो डायरेक्टली पी&एल स्टेटमेंट के अंदर ही चलते हैं कि हाँ, यहाँ पे दिक्कत दिखाई पड़ रही है यार। इसको सोल्व करते हैं आज। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्वार्टर 4 एफआई 26 के रेवेन्यू का कॉलम ये है, क्वार्टर 1 एफआई 27 का ये है। तो हमें इबिटा मार्जिन को डायरेक्टली कंपेयर करना है क्वार्टर 4 एफआई 26 के कॉलम से। रेवेन्यू की ग्रोथ रेट वाई ऑन वाई अच्छी बात है, इबिटा की ग्रोथ रेट 20% के आसपास में है। अब देखो इबिटा मार्जिन की बात करते हैं। लास्ट ईयर क्वार्टर 1 के अंदर इबिटा मार्जिन कितना था? आई थिंक 45% के आसपास में था। क्वार्टर 4 एफआई 26 में 49% था और अभी कितना है? 43.50% के आसपास में है। लाइक मतलब फिर से इनका इबिटा मार्जिन यहाँ पे फॉल कर गया। लाइक लास्ट ईयर 46 था, क्वार्टर 4 में 49 था और अभी 43.5 हो गया। अब देखो यार इनका जो अदर इनकम है ना, उसके अंदर भी फ्लक्चुएशन आया है। क्वार्टर 4 में इनका अदर इनकम लगभग 4 करोड़ रुपए के आसपास था, अभी आया है लगभग 11 करोड़ रुपए के आसपास में। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन वाला जो एक्सपेंस है, लास्ट ईयर क्वार्टर में था 28 करोड़ रुपए का, क्वार्टर 4 में था 35 करोड़ रुपए का था और अभी आया है 22.70 करोड़ रुपए का। यहाँ मेरे को डाउट दिखाई पड़ रहा है। यार आपका डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन का जो एक्सपेंस है ना, लाइक जो आपने दूसरी कंपनीज के रिजल्ट पे देखे होंगे ना, स्मार्ट वर्क्स के, आपके वीवर्क मैनेजमेंट के, उसके अंदर आपका जो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन का जो ये वाला जो लाइन आइटम होता है ना, ये जैसे-जैसे आपकी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज बढ़ती जाती है, ये बढ़ता ही जाता है। कौन से वाले अकाउंटिंग स्टेटमेंट से? जो पोस्ट लाइक पोस्ट आईएनडीएस जो अकाउंटिंग मेथड आया ना, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। बट यहाँ पे ये कम हो रहा है, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, वाई ऑन वाई बेसिस पे। ये मेरे को यहाँ पे डाउटफुल क्रिएट कर रहा है, डाउट क्रिएट कर रहा है। रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि यार जो इन लोगों ने जो क्वार्टर 4 में अकाउंटिंग मेथड यूज किया था ना, उसके बेसिस पे लाइक इनका मतलब ये वाला सच डेप्रिसिएशन की कॉस्ट बढ़ गई थी। अब मेरा दिक्कत ये है कि यदि इनका डेप्रिसिएशन का कॉस्ट यदि बढ़ गया था, तो अभी कम क्यों हो गया है? मतलब इन लोगों ने जो उनका पुराना अकाउंटिंग मेथड था, उसको फिर से यहाँ पे शायद अप्लाई करना तो स्टार्ट नहीं कर दिया। वो एक बार कॉन कॉल में पता लगेगा।
तो दिस इज द मेजर कंसर्न फॉर मी। यार कभी तो ये इनका डेप्रिसिएशन का कॉस्ट भाग जाता है ऊपर, कभी वापस घट जाता है। जो बाकी जो दूसरे हम लोग कंपनी ट्रैक करते हैं, स्मार्टवर्क्स की बात कर रहे हैं या फिर एडब्ल्यूएफआई सॉल्यूशन की बात करें या फिर वीवर्क की बात करें, उसके अंदर तो ये फिगर हमेशा बढ़ता ही रहता है। बिकॉज़ वहाँ पे तो लाइक जो लीज़ पे प्रॉपर्टी ली जाती है डेफिनिटली उनका लाइक आपको डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा बुक्स के अंदर। साथ में बात करूँ आपके फाइनेंस कॉस्ट के बारे में, तो लास्ट ईयर ये लगभग 11.5 करोड़ रुपए के आसपास का था क्वार्टर 1 में। क्वार्टर 4 एफवाई 26 में 27-28 करोड़ रुपए चला गया था। बिकॉज़ उनका जो आप बैलेंस शीट में देखते हो ना लगभग 1000 करोड़ रुपीज़ के आसपास का इनका लीज़ लायबिलिटीज़ दिखाता है बोरोविंग्स के अंदर। तो जैसे-जैसे आपकी प्रॉपर्टी बढ़ती रहेगी, आपका लीज़ लायबिलिटीज़ का नंबर भी यहाँ पे बढ़ता रहेगा। अब वो क्वार्टर 1 के अंदर घट गया है, 10 करोड़ का हो गया। तो अगेन मेरे को साफ-साफ क्लियरली यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि इनका जो क्वार्टर 4 में जो इन लोगों ने अकाउंटिंग मेथड यहाँ पे जो यूज़ किया था आईएनडीएस वाला, वो यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है शायद क्वार्टर 1 एफवाई 27 के अंदर। और उसका क्लियरली यहाँ पे लाइक नंबर्स के अंदर सारा आउटपुट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और यदि साथ में प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो इस बार इन लोगों ने टैक्स लगभग 30% का भरा है। तो इनका पैट यहाँ पे निकल के आया 70-71 करोड़ रुपए के आसपास का। लास्ट ईयर क्वार्टर 1 में था लाइक 46.67 करोड़ रुपीस का 52% यहाँ पे ग्रोथ दिखाई पड़ी है। तो यार ये मेरे को थोड़ा सैटिस्फैक्टरी लाइक चीज़ नहीं लगी कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक बार देखना पड़ेगा कॉन कॉल में लाइक किस तरह से इनका लाइक मैनेजमेंट का आंसर आता है कॉन कॉल में। तो वो लोग क्या यहाँ पे अपना पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करते हैं। ये इनका लाइक रेवेन्यू मिक्स का ब्रेकअप है। लाइक इनका जो लीजिंग वाला वर्टिकल है टोटल रेवेन्यू का 52% कंट्रीब्यूट करता है, जिसके अंदर दोनों सब वर्टिकल इंक्लूडेड है। ऑन प्रॉपर्टी वाला भी और लीजिंग प्रॉपर्टी वाला भी, जो उन्होंने खुद ने पे लीज पे लेके अपने कॉर्पोरेट्स को यहाँ पे रेंट पे चढ़ाई है। 42% आपका डिजाइन बिल्ड वाला आ रहा है, 6% आपका फर्नीचर वर्टिकल से यहाँ पे रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। तो ये काइंड ऑफ हमने डिस्कस करने की कोशिश करी। आई थिंक और कोई स्लाइड बची है जो हमारे काम की हो, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ये तो उन्होंने अपना जो एक डिमांड आउटलुक बताने की कोशिश करी है। ठीक है, आई थिंक हमने मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स स्लाइड्स यहाँ पे कवर करने की कोशिश है। तो यार नंबर देखने के बाद क्या लग रहा है? नंबर देखने के बाद 1-2 चीज़ तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गई है कि यार मैनेजमेंट का जो भी लाइक स्ट्रेटजी है, लाइक जो आईएनडी-एएस अकाउंटिंग मेथड यूज़ करना या फिर उसको कभी स्किप कर देना, पुराने वाला मेथड यूज़ कर लेना, एक तो ये मेरे को क्लैरिटी आज तक मिली नहीं है। कभी ये लोग बोलते हैं इस तरह हम लोग अकाउंटिंग मेथड चेंज कर रहे हैं इसलिए हमारा आप लोग केवल टॉप लाइन ग्रोथ का नंबर और लाइक आपका बॉटम लाइन ग्रोथ का नंबर देखना की कोशिश करो, बीच के नंबर्स आप स्किप कर सकते हो। अब पॉइंट होता है एक बार आप अपना स्टैंड तो क्लियर कर लीजिए यार। अब इन लोगों ने जो डीमर्जर अनाउंस किया, हाँ, उससे एक फायदा हो जाएगा इनको। डीमर्जर से जो इन लोगों ने बोला ना कि एसेट लाइट वाला जो बिज़नेस वर्टिकल है, मतलब जो रेंटल लीजिंग वाला, मतलब जो लीजिंग के अंदर इनके 2 वर्टिकल है ना, एक खुद की ओन प्रॉपर्टी है, उसका तो इनको लाइक एज सच कुछ इंटरेस्ट कॉस्ट तो भरना नहीं पड़ेगा ना, ओन प्रॉपर्टी का क्या ही रेंट देना पड़ेगा। जो इनकी दूसरी लैंडलॉर्ड से रेंट पे ली हुई प्रॉपर्टीज हैं, जिसको वापस यू कैन से फिट आउट्स करके कॉर्पोरेट्स को लीज देते हैं, सीट ऐड करके, उस वाले वर्टिकल को सेपरेटली ये लोग डीमर्ज करना चाह रहे हैं बिज़नेस से। पर यदि इसको डीमर्ज कर देंगे, तो डेफिनिटली इनका जो बचा हुआ जो कंपनी रहेगा, जिसके अंदर फर्नीचर, डीएनबी वर्टिकल, ओन प्रॉपर्टी वाला रेंटल बिज़नेस रहेगा, उसके अंदर फिर आपका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो उतना लीज लायबिलिटीज के अकॉर्डिंग उन्हें उन्हें वहाँ पे सीधी सी बात है, बोरोविंग इतना कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ेगा, राइट? तो शायद मेरे को ऐसे लग रहा है कि ये लोग डीमर्जर इसलिए अनाउंस किया होगा, मे बी वो कॉन कॉल में क्लैरिटी मिलेगी, बट मैं तो यहाँ पे एक गेस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि डीमर्ज करने से जो इनका ये जो लीज लायबिलिटीज वाला पंगा है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट वाला पंगा है, फाइनेंस कॉस्ट वाला जो पंगा है ना, वो सारा उठा के एक दूसरी एंटिटी में डाल दिया। अब वहाँ पे ऊपर नीचे होता रहेगा, वहाँ पे लाइक आईएनडीएस वाला अकाउंटिंग मेथड यूज करते रहेंगे, उसमें जो भी होता होगा होता रहेगा। बट इनका जो मूल बिजनेस वर्टिकल है, जहाँ पे खुद के एसेट्स हैं, खुद की ऑन प्रॉपर्टीज है, फर्नीचर की फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पे खुद के एसेट्स हैं एक्चुअल में, उसको एक सेपरेट एंटिटी लोग रखना चाहते हैं ताकि उसको मार्केट ढंग से वैल्यू करे, ताकि उस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर बड़े फ्लक्चुएशंस ना आए। अब जैसे बड़े फ्लक्चुएशन आते हैं तो मार्केट उसको फिर पॉजिटिव रिवार्ड नहीं करता। आप देखो ना पिछले 2 साल से क्या हो रहा है, लाइक रेवेन्यू नंबर अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, पैट नंबर अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, बट बीच-बीच में झटके आते रहते हैं EBITDA मार्जिन के ऊपर नीचे, राइट? उसी की वजह से मार्केट ने यहाँ पे अच्छे से रिवॉर्ड नहीं कर रखा है। मार्केट को चाहिए कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी लोग दिखा नहीं पाते हैं EBITDA मार्जिन के नंबर पे, तो मार्केट फिर वहाँ पे एक रिवॉर्ड यहाँ पे नहीं मतलब नहीं कर पा रहा है, बिकॉज़ लोगों को यहाँ पे लाइक एक इंटरनली एक यू कैन से क्वेश्चन मार्क रेज़ होता है, कंसर्न्स रेज़ होते हैं धंधे को लेके। यार ऐसे कैसे हो सकता है? जो बाकी की कंपनीज़ है, लाइक आप स्मार्ट वर्क्स की बात कर लो, विवर्क की बात कर लो, एडब्ल्यूएफआईज़ की बात कर लो, वहाँ पे नंबर्स एक सिंगल ट्रैजेक्टरी में जाते दिखाई पड़ते हैं। आप देखो इनके नंबर में EBITDA मार्जिन में बड़ा फ्लक्चुएशन दिखाई पड़ा मेरे को तो पिछले एफआई 26 के अंदर ही। तो मेरे को लगता है ये डिसीजन होगा शायद मैनेजमेंट का, क्या ये फ्लक्चुएशन को दूर किया जाए और हमारी जो ओन्ड एसेट्स वाली कंपनी है ना, उसको प्रॉपर लाइक यू कैन से स्टेबलाइज्ड EBITDA मार्जिन वाली कंपनी के रूप में पोर्ट्रे करने की कोशिश करें, ताकि मार्केट इसको एक बेटर वैल्यूएशन देने की कोशिश करे। और जो बाकी का दूसरा वर्टिकल है, जहाँ पे डेप्रिसिएशन कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट बढ़ा-बढ़ा के दिखानी पड़ती है, बिकॉज़ जो भी आईएनडीएस वाला जो अकाउंटिंग मेथड यूज़ करके, तो सेपरेट एंटिटी रहेगी, मार्केट उसको जो भी वैल्यू देना चाहे दे देगा। मेरा ही थॉट है, पर देखना पड़ेगा कौन-कौन मैनेजमेंट यहाँ पे क्या बोलता है, क्या उनका यहाँ पे लाइक लॉजिक है इस डीमर्जर को अनाउंस करने का।
बट डीमर्जर देख के लाइक ठीक है, एक क्वेरी भी आता है कि लाइक इन लोगों ने लाइक अपने जो पहले दूसरी वाइटल्स नाम की सब्सिडरी थी उसको मर्ज कराया था कंपनी के अंदर, जो डिजाइन बिल्ड वाले वर्टिकल वाला जो इनका सब्सिडरी था। अब इनका जो लाइक लीजिंग वाला वर्टिकल को डीमर्ज करना चाह रहे हैं, उसके 2 टुकड़े करना चाह रहे हैं। वो तो एक बार देखना पड़ेगा लाइक मैनेजमेंट यहाँ पे कॉन कॉल में क्या बोलता है और किस-किस तरह से कितने एसेट्स दूसरी कंपनी के यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, जो डीमर्ज होने वाली कंपनी है। बट ठीक है, लाइक यदि मैं रिस्क वाले एनालिसिस से इसको कंपनी को देखना चाहूँ तो ऑब्वियसली यार दिमाग में क्वेरी और क्वेश्चन मार्क तो आता ही है। स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से कि यार ये क्या चल रहा है? पहले जो सब्सिडियरी थी उसको मर्ज कर लो, देन जो एक्जिस्टिंग लीजिंग वर्टिकल है उसको डीमर्ज कर लो। क्या यही यही रह गया क्या काम करना? एक्चुअल धंधे पे काम करो यार, उसमें आउटपुट दिखाओ। वहाँ पे थोड़ी कंसिस्टेंसी लाओ। पता नहीं, जो भी मैनेजमेंट का यहाँ पे ख्याल है वो देखना पड़ेगा, क्या वो चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है, एक बार कॉन कॉल से क्लैरिटी मिलेगी। बट हाँ, मतलब इन्वेस्टर्स के दिमाग में ये कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड कंसर्न तो चलता ही है कि यार क्या चल रहा है, मतलब कभी कंसिस्टेंसी आती ही नहीं है, कभी मर्ज कर रहे हैं, कभी डीमर्ज कर रहे हैं। लाइक ऑब्वियसली यार कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से फिर थॉट दिमाग में आते हैं। बिकॉज़ 1-2 चीज़ इन्होंने पहले भी करी है। लाइक व्हाइट हिल्स में इनकी अच्छी खासी शेयर होल्डिंग थी प्रमोटर की। एक्वायर किया है, मतलब जो इनकी ओन कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, उन्होंने व्हाइट हिल्स को एक्वायर कर लिया। तो प्रमोटर की लाइक यहाँ पे शेयर होल्डिंग बढ़ गई आपके ईएफसी लिमिटेड के अंदर। एंड देन उसके बाद में आपको तो याद ही होगा, इन लोगों ने भी राइट इश्यू लाया था लगभग 160 करोड़ रुपीज़ के आसपास का। मतलब राइट इश्यू लाने के बाद में जब कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम रिजल्ट आए कॉन कॉल में क्या बोलते हैं कि हमारे पास में वर्किंग कैपिटल नहीं था एफआई 26 एफआई 27 में धंधा एग्जीक्यूट करने के लिए, बिजनेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, इसलिए हम लोग 160 करोड़ रुपीज़ का राइट इश्यू लेके आए। ये मतलब पता नहीं, और साथ में ये भी बोला कि हमारा जो डिजाइन बिल्ड वाला वर्टिकल का जो ग्रोथ हुआ था 50-60% के आसपास का, उसका मैक्सिमम रेवेन्यू हमारे रिसीवेबल्स के अंदर पड़ा हुआ है। तो हमारे पास पैसा नहीं था अच्छे से वर्किंग कैपिटल के लिए, इसलिए हमने राइट इश्यू लाए यहाँ पे। देखो यार, ये सारे पॉइंट्स देके डेफिनिटली दिमाग में कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क आता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके हमारे दिमाग में यहाँ पे क्वेरी आती है, वो फैक्टर क्रिएट होता है। तभी मतलब इन्वेस्टर का थोड़ा यू कैन से ऐसे ही कंपनी से अट्रैक्टिवनेस थोड़ा दूर हो जाता है। भले धंधे की ग्रोथ रेट कितनी अच्छी हो, चाहे आपका कितना अच्छा यू कैन से अट्रैक्टिव वैल्यूएशन यहाँ पे मिल रहा हो, बट मतलब जहाँ पे ये जब कुछ-कुछ ऊपर-नीचे की क्वेरीज है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले कंसर्न्स हैं, ये जब वहाँ पे थोड़े दिखाई पड़ते हैं ना, तो इन्वेस्टर्स ऐसे धंधों से फिर थोड़ा खुद को साइडलाइन करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखते हैं यदि इन लोगों ने डिसीजन लिया है, उसके बाद में यदि कितना ये लोग अपने धंधे में क्लैरिटी ला पाते हैं, कितने अच्छे से इन्वेस्टर्स का यहाँ पे कॉन्फिडेंस ये लोग विन कर पाते हैं, वो एक बार देखना पड़ेगा। सब्जेक्टिव पॉइंट है, बट यही दिखते हैं। और साथ में एक और रिस्क मेरे को यहाँ पे लगता है कि इनका जो रिसीवेबल्स का जो अमाउंट पड़ा हुआ था ना डिजाइन बिल्ड वाले वर्टिकल का, क्वार्टर वन के अंदर देखा आपने, केवल 20% से वो वाला वर्टिकल ग्रो किया है, गाइडेंस था 40% का। वो मेरे को ऐसे लग रहा है कि ग्रो क्यों नहीं किया, बिकॉज पुराने पैसे भी तो नहीं आए हैं। जब पुराने पैसे आ जाएंगे अच्छे से, उसके बाद इस वाले वर्टिकल फिर से यू कैन से एक्सेलरेट करने की यहाँ पे ये लोग सोचेंगे। अदरवाइज यदि पुराने वाले पैसे नहीं आएंगे इनके, ऑल्दो इनकी जो बैलेंस शीट आएगी वो तो लाइक क्वार्टर टू एफआई 27 के रिजल्ट के बाद ही आएगी, तभी पता लगेगा कि कितना इनका रिसीवेबल फंसा हुआ है। लास्ट टाइम इनका तो रिसीवेबल्स तो अच्छा खासा बढ़ गया था यार। आई थिंक मैं देख रहा था इनका रिसीवेबल्स कितना पड़ा था लास्ट टाइम। रिसीवेबल डेज इनके अच्छे खासे बढ़ गए थे। आई थिंक कुछ 50-60 डे 50-60 डेज थे, वो लगभग बढ़ के 84 डेज तक चले गए थे। मतलब मेरे को याद आ रहा है जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था क्वार्टर 4 एफआई 26 के रिजल्ट के बाद में, तब मेरे को अभी भी याद आ रहा है कि लाइक इनके रिसीवेबल डेज बढ़ गए थे। डेफिनिटली बढ़ गए थे, मैनेजमेंट ने कॉन कॉल के अंदर भी बोल दिया था। तो वही बात है यार, लाइक जो उनका रिसीवेबल्स पड़ा हुआ है उनको लाइक कैश इन करेंगे, पहले कलेक्शन में लाके कैश में कन्वर्ट करेंगे। और यदि कैश में कन्वर्ट करेंगे वही पैसा काम आएगा इनके एफआई 28 की बिजनेस ग्रोथ की कैपिटल वर्किंग कैपिटल बन के, राइट? अदरवाइज फिर से राइट इश्यू, फिर से क्यूआईपी, तो फिर वो मेथड मतलब ऐसे धंधे जहाँ पे खुद कैश जनरेट करके उससे यदि अगले साल का धंधा नहीं कर सकते, तो फिर उस धंधे में मजा नहीं आएगा ना। फिर आप तो अपडेट से अपना नया वर्किंग कैपिटल का जुगाड़ करोगे, या फिर आप क्यूआईपी से पैसा रेज करोगे। तो केन्स टेक्नोलॉजी ने किया था। समझ गए आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो वही वाले पॉइंट है यार, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं इस धंधे को लेके। अब बात करें थोड़ी वैल्यूएशन एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से, तो यार वैसे वैल्यूएशन एनालिसिस करने का कोई अभी लॉजिक नहीं बनता, बिकॉज़ अभी डीमर्जर हो रहा है। डीमर्जर के बाद में थोड़े नंबर्स थोड़े क्या कम अच्छे खासे चेंज हो जाएँगे, और जब नंबर्स चेंज हो जाएँगे तो दैट विल बी द राइट टाइम। वो डीमर्जर के बाद में जब स्प्लिट हो जाएगा, इसका रेवेन्यू इतना हो गया, इसका प्रॉफिट इतना हो गया, जो पेरेंट एंटिटी है उसका रेवेन्यू इतना, उसका प्रॉफिट इतना है। तो जब वो चीज़ हो जाएगी, उसके बाद में क्लैरिटी मिलेगी वैल्यूएशन एनालिसिस करने के पर्सपेक्टिव से। ऑल्दो करने को तो अपन कर सकते हैं, जो सिंगल पेरेंट एंटिटी है उसका भी एक हम लोग एक वैल्यूएशन एनालिसिस कर सकते हैं। चलो थोड़ा-बड़ा मैं आपको करके बताने की कोशिश ही कर देता हूँ। करंटली मार्केट कैप कितनी है? लगभग 3000 करोड़ रुपए के आसपास में। एफआई 26 का रेवेन्यू कितना था? 1040 करोड़ रुपए के आसपास में। 30 से 35% का रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। क्वार्टर 1 का रेवेन्यू ग्रोथ आया लगभग 29% के आसपास का। तो मैं मोटा-मोटी 30% का रेवेन्यू ग्रोथ मैं मान लेता हूँ। 1040 करोड़ का 30% रेवेन्यू ग्रोथ मानते हैं, तो लगभग एफआई 27 का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू आएगा लगभग 1350 करोड़ रुपए के आसपास में। मोटा-मोटा। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ इबिटा मार्जिन वाले झंझट में यहाँ पे नहीं पड़ूंगा, मैं सीधा मारूंगा यहाँ पे पैट मार्जिन के पर्सपेक्टिव से। रीजन मैं आपको बता देता हूँ। मैनेजमेंट हमेशा ये बोला है पिछले 2-3-4 कॉन कॉल के अंदर कि आप हमारे इबिटा मार्जिन मत देखो, हमारी बॉटम लाइन है वो देखो आप। और हाँ, ये बात तो सच है भाई, लास्ट के 2 साल से इनका बॉटम लाइन जो बन रहा है,
जो पैट बन रहा है वो टोटल रेवेन्यू का लगभग 20-21-22% के आसपास बनता है। ये वाली कंसिस्टेंसी है इसकी कंपनी के रिजल्ट के अंदर। इनका जो बॉटम लाइन है, पैट का नंबर है वो 20%, 21%, 22% बनता है लास्ट के 2 साल से। तो ठीक है, उस बेसिस पे यदि मैं थोड़ा कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो इनका पैट बनता है लगभग 280 करोड़ रुपए के आसपास में। तो उसके बेसिस पे फॉरवर्ड पी बनाऊँ तो लगभग 3000 करोड़ की मार्केट कैप के अंदर 280 करोड़ रुपए के पैट का डिवाइड करूँ तो आपका फॉरवर्ड पी बनेगा लगभग 11 के आसपास में। धंधे की ग्रोथ रेट 30% की है, बट पैट की ग्रोथ रेट इनका लास्ट ईयर का पैट 235 करोड़ रुपए का था एफआई 26 का। एफआई 27 का पैट एक्सपेक्टेड 280 करोड़ जो हमने कैलकुलेट किया। तो जब मेरे को लगता है ना कि यार आपका पैट का ग्रोथ रेट धंधे की ग्रोथ रेट से कम है, तो मैं फॉरवर्ड पीई रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए फिर पैट ग्रोथ का डिवाइड करता हूँ, राइट? और जहां पे जब उल्टा होता है कि आपका पैट का ग्रोथ रेट ज्यादा है धंधे की ग्रोथ रेट से, तो हमेशा मैं बिजनेस की ग्रोथ रेट का डिवाइड करता हूँ। आई वांट टू प्ले कंजर्वेटिवली मेरे फॉरवर्ड पीई रेशियो के कैलकुलेशन के अंदर। तो सिंपल सी बात है, लाइक यदि आपका बिजनेस की ग्रोथ रेट नहीं है और आपने लाइक ऑपरेटिंग मतलब कुछ भी अपनी कॉस्ट वॉस्ट कटिंग करके पैट का ग्रोथ दिखा दिया, तो उस केस के अंदर उस पैट ग्रोथ का कोई लॉजिक नहीं रहता। वहां पे हमें हमें तो धंधे की ग्रोथ रेट चाहिए ना। बट हाँ, आपका धंधा टॉप लाइन अच्छा ग्रोथ किया है, बट आपके मार्जिन पे कंप्रेशन आया है और आपका पैट का ग्रोथ रेट कम हुआ है, तो उस केस के अंदर हम लोग फिर पैट ग्रोथ की बात करेंगे। लाइक हमें तो लाइक थोड़ा अच्छे से स्ट्रांगली कंजर्वेटिवली चीजें कैलकुलेट करनी है ना यार, लाइक फॉरवर्ड पैक रेशियो के पर्सपेक्टिव से। तो ठीक है, उस वाले थ्योरी में मैं नहीं जाता हूँ। सब इन्वेस्टर्स का अलग-अलग थॉट प्रोसेस होता है। मैं हमेशा इस वाले थॉट प्रोसेस को यहाँ पे एग्जीक्यूट करने की हमेशा कोशिश करता हूँ, बिकॉज़ फिर हमारी कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रांग बन जाती है। एफआई मतलब अपकमिंग ईयर्स के पर्सपेक्टिव से, राइट? तो देखो यार, लाइक आपका फॉरवर्ड पी रेशियो वो 11 के आसपास का था, पैट की ग्रोथ रेट 20% के आसपास में, तो आपका फॉरवर्ड पैक निकल के आता है 0.6 0.55 के आसपास में। वही मतलब 0.6 के आसपास आप लेके चल सकते हो। ठीक है, मतलब एज़ सच विदाउट डीमर्जर ठीक है, ठीक-ठाक वैल्यूएशन है, बट अगेन वही सारे कंसर्न्स हैं जो मैंने आपको बताए। रिसीवेबल वाले, आपके यू कैन से कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले, वो सारे कंसर्न्स हैं, वो आपको ध्यान में तो बिल्कुल रखनी ही है। और जब इस तरह के कंसर्न्स होते हैं तो कभी भी ऐसे बिज़नेसेस को अपना कोई टॉप एलोकेशन नहीं बनाया जाता है। हाँ, आप कुछ लाइक यदि किसी इन्वेस्टर को ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ट्रैकिंग करने के पर्सपेक्टिव से लाइक एलोकेशन लेके अपना यू कैन से ट्रैकिंग कर सकते हैं। बट हाँ, लाइक जहाँ पे बहुत सारे एन नंबर ऑफ क्वेरी क्वेश्चन्स आपके दिमाग में आ रहे हो, वहाँ पे टॉप एलोकेशन बनाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। वहाँ पे फिर वो कन्विक्शन आता ही नहीं धंधे को लेके, राइट? तो ये एक ठीक है, ऑल्दो मैंने यहाँ पे वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करी है, बट ऐसा कोई करेक्ट वैल्यूएशन एनालिसिस नहीं है। बिकॉज़ डीमर्जर हो जाएगा, दूसरी एंटिटी बन जाएगी आपकी लीजिंग जो एसेट लाइट लीजिंग वर्टिकल है उसकी नई एंटिटी बन जाएगी। आपका जो कोर पुराना एंटिटी रहेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग एक बार दोबारा इसका वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, फर्दर अपकमिंग क्वार्टर्स के रिजल्ट के बाद में। ये जस्ट मैंने एक इंडिकेटिव पर्सपेक्टिव से कर दिया है। काफ़ी लोग आई थिंक नहीं तो कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि आपने इस कंपनी का वैल्यूएशन एनालिसिस नहीं किया। उस एंगल से मैंने करने की कोशिश करी है, ऑल्दो ऐसा कोई लॉजिक नहीं बनता इसका वैल्यूएशन एनालिसिस करने का। डीमर्जर हो रहा है, तो जब एसेट लाइट लीजिंग वर्टिकल सेपरेट हो जाएगा, तो उसका अलग वैल्यूएशन एनालिसिस होगा। जो आपका कोर वर्टिकल था पेरेंट कंपनी का, उसका फिर एक अलग से वैल्यूएशन एनालिसिस बनेगा। तो एक बार हम लोग करेंगे, जब एक बार इनका डीमर्जर अच्छे से हो जाएगा, रिजल्ट्स आना अच्छे से स्टार्ट हो जाएंगे, मैनेजमेंट यहाँ पे कन्विक्शन दे देगा, इबिटा मार्जिन को लेके, डेप्रिसिएशन कॉस्ट को लेके, फाइनेंस कॉस्ट को लेके थोड़ी क्लैरिटी दे देगा। उसके बाद देखेंगे दोबारा इस धंधे को, इस कंपनी को, राइट? तो ठीक है, ये जस्ट मैंने एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी है एएफसी लिमिटेड के अराउंड। ये एज सच मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है, पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा हमेशा टारगेट इतना ही होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूँ, इतना समझा दूँ कि आप लोग भी अच्छे से सीख के, अच्छे से एक एक्टिव इंडिपेंडेंट ग्रोथ इन्वेस्टर बन के अपने पोर्टफोलियो का डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से लेना स्टार्ट कर दो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि आपके कोई क्वेरी क्वेश्चंस डाउट्स हैं तो डेफिनिटली आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। आई विल ट्राई आपके सारी क्वेरी क्वेश्चंस को वहाँ पे आंसर करने की कोशिश करूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।